जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का डीके राज क्लासेस में। दोस्तों, परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज के यह वीडियो सुपर फास्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं। और इससे पहले जो जो भी आप वीडियो नहीं देखे उसे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें कक्षा 3 से अपलोड किया गया है। और अगर दोस्तों इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह लगभग 221 पेज का PDF है, जिसका व्हाट्सअप नंबर आपके डीके राज क्लासेस यूट्यूब का लोगो में नंबर लगा हुआ है। उस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करके बहुत कम शुल्क में आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। सब्सक्राइब लाइक एंड अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को आप सभी शेयर करते रहिए। इसमें लगभग एक क्वेश्चन सभी को लिया गया है टोटल SCRT बुक से। अगर इससे भी अधिक कोई अगर क्वेश्चन बन रहा है तो उसे आप कमेंट में बताइएगा। क्या, कब और कैसे। अध्याय 2 से देखेंगे। अतीत से वर्तमान। अध्याय 1 में लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे लायक जो अथी नहीं था, जो कि जिसका पार्ट जो कि अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। क्या, कब और कैसे। इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें प्राचीन इतिहास से हम और आप मिलकर देखेंगे। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। पुस्तक हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियों प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों में लिखी जाती है। क्वेश्चन आता है दोस्तों यह, यानी कि पांडुलिपि जो प्रायः कैसे लिखा जाता है, यह तारपत्रों तथा भोजपत्रों में लिखी जाती है। डॉक्टर हस्पुनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े भी प्राप्त हुए थे। डॉक्टर हस्पुनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राज्य के चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या काई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। रेडियो कार्बन विधि कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निर्धारित करते हैं। तिथियों का मतलब, पहले हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, पर अब मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। इसको जन्म को 0 वर्ष माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो स्लो लग रहा हो तो होगा तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा कर भी देख सकते हैं। खुदा बख्श लाइब्रेरी यह कहाँ है? यह पटना में है। देखेंगे दोस्तों, गए होंगे कभी पटना तो खुदा बख्श लाइब्रेरी देखे होंगे। नेपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय यह पालीगंज स्थित भरतपुरा में है। अनेक पांडुलिपियों सुरक्षित है और भौगोलिक पृष्ठभूमि भी। भौगोलिक दृष्टि, यह 4 भागों में बांटा गया है। एक उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय शिखर तक फैले हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हैं, इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमाऊं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ भूमि, यानी सर्वाधिक देश का उपजाऊ भूमि है उत्तर का मैदान। दक्षिण पठार के अंतर्गत उत्तर के में नर्मदा ताप्ती बहती है। यानी दक्षिण पठार के अंतर्गत उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा एवं ताप्ती। विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अलग करती है। यानी विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी जो है उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को अलग करती है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश है। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश है। दर्रा, पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ते, खैबर
दर्रा जो होता है, जो पहाड़ियों के बीच सकरे रास्ते, उसे दर्रा कहते हैं। खैबर उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंद कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में बोलन। खैबर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला को कहते हैं। बोलन बोलन किसे कहते हैं? पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा जो क्वेटा को जैकोबाबाद से जोड़ता है, जिसे बोलन कहते हैं। बोलन पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा जो क्वेटा को जैकोबाबाद से जोड़ता है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणिक संस्कृति का विस्तार किया। यानी विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणिक संस्कृति का विस्तार किया। महापाषाणिक संस्कृति मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। एक क्वेश्चन आता है कि संस्कृति में मृतकों को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे महापाषाणिक संस्कृति में। कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल है जहां सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण पत्र मिला। ये दोस्तों आया है, सबसे पहले चावल कहाँ मिला? यह कोल्डिहवा में मिला है। बहुत चर्चित क्वेश्चन है। कोल्डिहवा एवं चौपानी मांडो ऐसे स्थल जहां सबसे पहले चावल उपजाने का प्रमाण मिला। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था। ये भी क्वेश्चन आया दोस्तों, किसने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा था? या यूनानियों ने कहा था। यूनानियों। मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था। मगध क्या था? यह प्रथम बड़ा साम्राज्य कौन था? यह मगध था। अध्याय 3 प्रारंभिक समाज। मध्य प्रदेश भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार किया करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। शिकारी लोग क्या करते थे? गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार किया करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इस लोगों के बनाए गए चित्र अभी भी भीमबेटका गुफाओं में पाया जाता है। पैसरा, यह पैसरा नामक जो स्थान जो है यह बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आरंभिक मानव के संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह के औजार मिले हैं। यानी पैसरा जो है बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों के तरह के औजार मिले हैं। पैसरा समता आवास निर्माण स्थल है। पैसरा क्या समता आवास निर्माण स्थल है? पाषाण काल, इसका अर्थ है पत्थर से है। पाषाण काल में अर्थ है पत्थर से है, जो कि 3 भाग है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे। पाषाण काल के लोग अपना मनोरंजन के लिए क्या करते? चित्र और नृत्य करते थे। इतिहास पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बगाज कोई अभिलेख है। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? यह बगाज कोई अभिलेख है। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार, मुंगेर, पैसरा से मिला था। ये सब VVI प्रश्न है जो कि कक्षा 6 में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान बिहार, मुंगेर, पैसरा से मिला है। अध्याय 4 प्रथम कृषक एवं पशुपालक। खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलछट से हुई। पहले वहीं के रहने वाले लोग ने खेती प्रारंभ किया। गेहूँ जौ, इसका स्थल जो यह मेहरगढ़ में है। यह कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, जो गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी के लिए प्रसिद्ध था। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा जो है यह उत्तर प्रदेश में, जो कि चावल, जानवर की हड्डी यहाँ से मिला था। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश क्या मिला था? चावल एवं जानवर की हड्डी मिला था। मेहरगढ़,
मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान में है। यहाँ से चावल, जानवर के खूर के निशान मिले थे। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? चावल और जानवर के खूर के निशान मिला है, और यह कहाँ है? पाकिस्तान में। बुर्ज होम यह कश्मीर में है, जहाँ से गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी के निशान मिले हैं। बुर्ज होम यह कश्मीर में है, जहाँ गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़ और बकरी के लिए जाना जाता है। चिरांद यह कहाँ है? बिहार में। यहाँ से गेहूँ, चना और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरांद यह बिहार में, जहाँ से गेहूँ, चना और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पैचमपल्ली यह जो है आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर आदि प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ समतल वह स्थान है जहाँ से पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिला है। पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ समतल वह स्थान है जहाँ से पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुआ है। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का, और प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद जो यह बिहार के छपरा जिला में स्थित है, जो बिहार स्थायी सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति है। यहाँ से भी 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। चिरांद जो है, यहाँ के घर गोल होते थे। घरों के चूल्हे एक समूह में मिले होते थे। अब मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर है, जो काले, नीले और लाल धूसर रंग से रंगे होते थे। यहाँ के जो है मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर होते थे, जो काले, नीले, लाल धूसर रंग के रंगे होते थे। यहाँ गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य मिले एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। सबसे पहले आदमी ने किसको पालतू जानवर बनाया था? कुत्ता को। चिरांद जो यह बिहार के छपरा जिला में है, जो बिहार अस्थायी सभ्य जीवन में है, जो पहली नवपाषाण संस्कृति है। चिरांद यह बिहार अस्थायी सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति है। यहाँ से 3 स्तर मिले। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावे बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावे बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते हैं। घरों के चूल्हे एक समूह में मिले होते थे। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर है, जो काले, नीले, लाल धूसर रंग के रंगे होते थे। यहाँ गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य मिले एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। और सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। सबसे पहले किसको पालतू जानवर बनाया था? कुत्ता को। अध्याय 5, प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। नवपाषाण काल के बाद धातु युग प्रारंभ हुआ। धातु युग में निम्न नगरों का विकास हुआ। कोटदीजी, अमरी, यह सिंध में है, और सरायखेला और जलीलपुर या उत्तरी पंजाब, कालीबंगा राजस्थान में है। यानी धातु युग में निम्न नगरों का विकास हुआ, जिसमें कोटदीजी, उमरी सिंध में है, सरायखेला और जलीलपुर उत्तरी पंजाब, कालीबंगा राजस्थान में। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन में सौंग की सभ्यता संबंधित है। भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन में सौंग सभ्यता प्रचलित है। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावेश में प्रवेश किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल खंडहर का पता चला था। हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल खंडहर का पता चला। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे।
पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु सुखी संपन्न दुर्ग ऊंची जगह पर बसा था। पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु सुखी संपन्न दुर्ग ऊंची जगहों पर बसा था। पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले एवं साधारण लोग के हिस्से में बसा हुआ था। हड़प्पा नगर की स्थिति। नगर खोजकर्ता और किस नदी पर? दयाराम साहनी। हड़प्पा खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। यह 1921 में हुआ था रावी नदी पर। हड़प्पा पर कौन किया था? हड़प्पा पर दया किया था दयाराम साहनी ने, जो 1921 ईस्वी में, और यह रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो को रखो यानी रखाल दास बनर्जी। इसका 1922 में हुआ था और यह सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो की खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 में सिंधु नदी पर। और कालीबंगा की खोज करता ब्रजवासी लाल, जो 1961 ईस्वी में घग्गर नदी पर किया था। कालीबंगा के खोजकर्ता ब्रजवासी लाल, जो 1961 ईस्वी में किया था, और यह घग्गर नदी पर। लोथल खोजकर्ता रंगनाथ राव था, जो 1954 ईस्वी में, और नदी भोगवा नदी पर। लोथल खोजकर्ता रंगनाथ राव था, जो 1954 ईस्वी में भोगवा नदी पर। धौलवीरा R.S. खोजकर्ता R.S. बिष्ट, और 1989 से 1990 ईस्वी में खोजा गया था, और यह लूनी नदी पर। धौलवीरा R.S. बिष्ट और 1989 1990 के बीच खोजा गया था, और यह लूनी नदी पर। चनहुद्रो, यह गोपाल मजमूदार। चनहुद्रो खोजकर्ता गोपाल मजमूदार था, जो 1931 ईस्वी में, यह सिंधु नदी पर। चनहुद्रो की खोजकर्ता गोपाल मजमूदार था, जो 1931 ईस्वी में, सिंधु नदी पर। रंगपुर खोजकर्ता माधव स्वरूप बतस, 1931 1953, यह मादर नदी पर था। रंगपुर खोजकर्ता माधव स्वरूप बतस 1931 1953 ईस्वी में था, जो कि मादर नदी पर। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला, जिसे पुरातत्वविदों में महास्नानागार कहा है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी थी। तालाब के फर्श तराई गई ईंटों से बना था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल के परत चढ़ाई गई थी। तालाब के पास एक कुआं मिला। स्नानागार का पानी इसी कुएं से निकाले गए पानी से भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकलने की व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे, जिसमें विशिष्ट अवसर पर स्नान किया जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में समान विशेष वाली संरचना मिली है। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचान शुरू हुई है। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। इसमें यज्ञ किया जाता था। नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के समय शुरू हुई थी। नगरीकरण की शुरुआत हुई थी हड़प्पा सभ्यता के समय। हड़प्पा की संस्कृति कांस्य युगीन थी। हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? यह कांस्य युगीन थी। हड़प्पा मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा क्या था? मातृसत्तात्मक था। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक का चिन्ह जो हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा निवासी का रुचि शतरंज खेल में था। हड़प्पा सभ्यता की रुचि शतरंज खेल में था। हड़प्पा के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोग जो है लोहा से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग लाल थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग लाल थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था। हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे? वृक्ष और पशु की। हड़प्पा के लोग इसलिए ताबीज पहनते थे, संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। हड़प्पा के लोग इसलिए ताबीज पहनते थे, संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। हड़प्पा की सड़कें और नालियाँ, इमारतें। हड़प्पा के नगर प्रायः 1 या 2 मंजिला, कुछ 3 मंजिला थे। प्रत्येक घर में एक आंगन था। प्रत्येक घर में क्या था? एक आंगन था। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्यतः सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्यतः
सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ बनी थी। इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध था। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ बनी थी। इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध था। गलियां और सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। गलियां और सड़कें जो है एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। हड़प्पा के समय आवश्यक कच्चे माल निम्न जगह से प्राप्त होते थे। तांबा या क्षेत्रीय राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। सोना कर्नाटक जो कि कोलार कर्नाटक से। चांदी अफगानिस्तान ईरान से। ये सब दोस्तों वीआई प्रश्न है। बैरदू मनी जो है अफगानिस्तान और या बदखशां जिसको बोलते हैं। बैरदू मनी अफगानिस्तान यानी बदखशां से। फिरोजा मध्य एशिया से प्राप्त होता था। समुद्री उत्पाद गुजरात से। लकड़ी जम्मू से। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेहुला की चर्चा मिलती है। मेसोपोटामिया की अभिलेखों में किसकी चर्चा मिलता है? मेहुला की। मेहुला सिंधी क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेहुला किसका प्राचीन नाम है? सिंधी क्षेत्र का। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे था? यह मेसोपोटामिया सभ्यता से था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिला। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी संख्या में मिला। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और मातृ देवी के पूजा का प्रचलन था। एक मुहर पुरुष देवता का चित्र भी मिला है। इसका संबंध पशुपति महादेव से स्थापित होता है। एक सिंह वाला गेंडा कुबर वाला सांड का विशेष महत्व इस सभ्यता में माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता जो है किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। धौलावीरा यह कहाँ स्थित है? गुजरात में है। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। धौलावीरा गुजरात के पश्चिमी कोने में बसा है। धौलावीरा जो है गुजरात के पश्चिमी कोने में बसा है और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। गढ़ी नगर जो कि नगर किलेबंदी थी। नगर किलेबंदी थी। मध्यनगर किलेबंद। गढ़ी नगर और मध्यनगर आपस में जुड़े हुए थे। निचला नगर किलेबंदी नहीं थी। निचला नगर जो है किलेबंदी नहीं थी। राजकीय सामाजिक धार्मिक सभा उत्सवों के लिए खूब चौड़ा और खुला मैदान था। लोथल जो है खम्भात की खाड़ी से निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर था। लोथल जो है खम्भात की खाड़ी से निकट अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर था। शहर किलेबंदी की गई थी। किले में भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन थे। फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ पाई गई है। फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ पाई गई है। लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था। लोथल में व्यापार होता था जलीय मार्ग से। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता ह्रास होने लगा था लगभग 1700 ईसा पूर्व से। पतन कई सारे कारण इतिहासकार ने बताया, जिसमें अध्याय 6 जीवन के विभिन्न आयाम। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग प्रारंभ हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सा युग आया था? वैदिक युग आया था। जिसमें 2 भाग, एक ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600, यानी प्रथम ऋग वैदिक काल रहा जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल रहा जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता था पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित है। ब्राह्मण जो है आरण्यक और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित है। वैदिक साहित्य में वेद जो है 4 है और ब्राह्मण 9, वेदांग 6 और आरण्यक 6 है। और प्रारंभिक उपनिषद की संख्या कितनी थी? 13 थी। वैदिक साहित्य में वेद कितने हैं? 4 है और ब्राह्मण 9 और वेदांग 6, आरण्य 6 भी है। प्रारंभिक उपनिषद 13।
कुल उपनिषद 108, श्री श्री 108, प्रारंभिक उपनिषद 13, कुल उपनिषद 108। वेदों को श्रुति सुना हुआ भी कहते हैं। वेदों को श्रुति सुना हुआ भी कहते हैं। वेद की भाषा को प्राक या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। वेद की भाषा को प्राक या वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे। यानी उस समय जो है वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोगों को आर्य कहते थे। आर्य के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया है। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे, अतः आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया है। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों समूहों से है जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति भारत में लाया। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों समूहों से है जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति भारत में लाया। संस्कृति भाषा यूरोपीय भारत यूरोप से संबंधित है। आर्य का बसा। वैदिक आर्य कई समूह में भारत आए, जो कि ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए अस्पद सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया। वैदिक आर्य कई समूह में भारत आए, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया। सप्त सैंधव सिंधु एवं उनकी 5 सहायता नदियाँ सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती और दृशदंती था। सब सैंधव सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदियाँ सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, दृशदुंती था। गंगा यमुना द्वाब गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है। गंगा यमुना द्वाब जो है गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन मानते थे। ऋग्वेद में हमें पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन मानते थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल से भी मिलता है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे मानी गई है? संस्कृत यानी सरस्वती नदी को। सबसे नया वेद अथर्ववेद। सबसे नया वेद कौन से? अथर्ववेद। वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे बलि कहते थे। उसमें बहुत बार मिला दोस्तों में देखने के लिए। वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे वैदिक कहते थे, यानी कि बलि कहते थे, बलि। और सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और संगीत का जनक सामवेद कहा जाता है और यजुर्वेद में कर्मकांड का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। उत्तर वैदिक काल में लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? कृषि था। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला दूसरे कबीला के साथ अक्सर युद्ध होता था। गौधन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन को चुनाव किया जाता था जो बहादुर हो। गौधन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन को चुनाव किया जाता था जो बहादुर हो। ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता है। ऋग्वैदिक में राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं क्षेत्रीय को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख कम ही मिलता था। राजा ने एक कबीले के मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोगों के साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल में विदग्ध का सबसे ज़्यादा महत्व था, बाद में घटता गया। फिर सभा और समिति आया। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे, समिति आम लोगों की संस्था थे। इस बैठक में राजा का
भाग लेना अनिवार्य होता था। इस संस्थाएं में के महिलाएं भी भाग लेती थी। संस्था में जब महिला भी भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल के मुख्य पेशा पशु पालन था। ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख मिला है। ये लोग जो यव की खेती कबीला से करते थे, यह आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाता है। इंद्र युद्ध का देवता। युद्ध देवता कौन था? इंद्र था। इंद्र कौन था? युद्ध का देवता था। अग्नि। अग्नि जो था हक का देवता। ऋग्वेद के पुरुष युक्त में ब्राह्मण, राजनीय, क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई। ऋग्वेद के पुरुष युक्त में ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे। उत्तरी भारत में लोग युग का आरंभ हुआ। खेती प्रारंभ, अस्थायी निवास। हसितनापुर, आलमगीरपुर, उत्तरंजी खेरा आदि स्थानों पर लौह के युद्ध के अस्त्र शस्त्र अवशेष मिले हैं। हसितनापुर जो आलमगीरपुर, अतरंजी खेरा आदि स्थानों पर लौह के युद्ध के अस्त्र शस्त्र अवशेष मिले हैं। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर जनपद को जन्म दे रहे थे। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे से विलीन होकर जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरणार्थ कुरु एवं भारत जन मिलकर कुरु जनपद का जन्म दे रहे थे। कुरु एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद का जन्म दे रहे थे। दुर्वस जो किरीबी जन मिलकर क्या बना? पंचाल जनपद। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी तथा राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई। बलि जो स्वेच्छा से लोग देते थे उसे अब राजा ने अनिवार्य कर में बदल दिया। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में विभाजित किया। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण्य वेद अध्ययन, क्षत्रिय युद्ध करना लोगों की रक्षा, वैश्य कृषक व्यापारी, वैश्य था जो है कृषक व्यापारी था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हुआ। क्षत्रिय और वैश्य को दोनों को यज्ञ करने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ? क्षत्रिय और वैश्य को। शूद्र तीनों वर्गों की सेवा करता था। शूद्र जो है कितने वर्गों की सेवा करता था? यह 3 वर्गों को सेवा किया करता था। मल्लाह तथा क्षुद्रों के वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। मल्लाह तथा क्षुद्रों के वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। पुरोहित के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जैसे क्षत्रिय का संतान कहलाता था। वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक काल में शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष रहना पड़ता था। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। शिक्षार्थियों को वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता। शिक्षार्थियों को वेदों के मूल पाठ के कंठस्थ कराया जाता था। वेद के अलावे गणित एवं व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। वेद के अलावे गणित एवं व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। अरुणि की कहानी। अरुणि वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। अरुणि जो था वह वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो अरुणि जो है बाद में उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनाम गांव यह महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी के तट पर स्थित है, जो एक ताम्र बस्ती है। इनाम गांव के लोग मिट्टी से बनी झाड़ियों, छत भूसी के बनी होती थी। इनाम गांव के लोग की जो है मिट्टी से बनी झाड़ियों, छत फूस की बनी होती थी। यहाँ के लोग बर्तन का उपयोग करते थे जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति बनी होती थी। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग का सबसे रोचक पहलू जो कि मरे हुए व्यक्ति को दफनाया करते थे। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान। देखो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था।
यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था, जो कि इनाम गांव था, जो कि महाराष्ट्र में। मृतकों को मिट्टी का बर्तन, खाने पीने की वस्तु, औजार, हथियार, गहने खुदाई में मिले। अध्याय 7 प्रारंभिक राज। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में। महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। फसलों पर लगाया जाने वाला कर महत्वपूर्ण है। उपज का 16वां भाग, इसको देख लीजिएगा, कहीं के छठा भी रहता है। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी तथा दूसरी पाटलिपुत्र। लेकिन यहाँ पर होगा फसलों पर लगाया जाने वाला कर महत्वपूर्ण का 16वां भाग था। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी तथा दूसरी पाटलिपुत्र। मगध की दोनों राजधानियाँ राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। मगध की दोनों राजधानियाँ राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश का था। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार जो हर्यक वंश से था। इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल एवं लिच्छपी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश का था। इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल एवं लिच्छपी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया। हर्यक वंश को मगध समाज का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। हर्यक वंश को मगध समाज का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? यह जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर काशी प्राप्त की थी। यानी कि बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर काशी प्राप्त की। मगध के नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजा बने। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार हत्या कर राजा बने। पाटलिपुत्र संस्थापक उदयन तथा अजातशत्रु का बेटा था। पाटलिपुत्र संस्थापक उदयन तथा अजातशत्रु का बेटा था। प्रमुख गणतंत्र शाक, लिच्छपी, बज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलिया, मौर्य। प्रमुख गणतंत्र शाक, लिच्छवी, बज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलिया, मौर्य थे। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली था, जो 8 गणों का संघ मिलजुल कर विवाद निपटाया। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली था, जो 8 गणों का संघ मिलजुल कर विवाद निपटाया। हेडा यानी हाइडेस्पिच का युद्ध सिकंदरा और पोरस नदी के बीच हुआ था। यानी हाइडेस्पिच का जो युद्ध हुआ था, जिसे बोलते हैं झेलम बितस्ता युद्ध, यह सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जिसमें मलेरिया कारण सिकंदर को बेबीलोन में मृत्यु हो गया था। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मलेरिया होने कारण। बज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। बज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली थी। बज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ का राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया तथा मैत्री स्थापित किया था। बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ का राजा चेटक था। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया तथा मैत्री स्थापित किया था। अंग जनपद बिहार में है। अंग प्राचीन का भारत के 16 महाजनपद में से एक था। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग जनपद बिहार में है। अंग प्राचीन भारत के 16 जनपद में से एक था। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध के राजा अजातशत्रु की राजधानी यह कहाँ थी? राजगिरी। लिच्छवी एक गणराज्य था। बज्जी संघ थी राजधानी वैशाली थी। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। मगध के शासन धनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मगध के समय धनानंद के समय जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अध्याय 8 नए प्रश्न नवीन विचार। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का प्रचलन बढ़ गया। किसी क्षेत्रों का विस्तार हुआ। उपनिषद शब्द का अर्थ गुरु के समीप बैठकर सीखना था। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या था? गुरुओं के समीप बैठकर सीखना। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्मस्थल कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में था। इसका पिता का नाम सुधोधन
और माता का नाम महामाया और पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था और प्रथम गुरु अलार कलाम और जिसके गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और प्रथम उपदेश सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन था। यह तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी से देखिएगा लगातार। यानी बौद्ध धर्म बौद्ध संस्थापक गौतम बुद्ध था। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व और जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में था और पिता का नाम सुधोधन और माता महामाया थे। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र राहुल था। इसका जन्म प्रतीक कमल एवं सांड और प्रथम गुरु अलार कलाम था और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध के जन्म के समय बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह। जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, प्रथम उपदेश धर्मचक्र, निर्माण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ थे। बुद्ध धर्म त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। अपने बिना के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, ना कि ढील करोगे संगीत ही ना निकले। मध्य मार्ग अष्टांगिक मार्ग, इस गति को सुनकर बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाया था। बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाया था। किस प्रकार, कैसे? अपने बिना के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, ना ढील करोगे संगीत ही ना निकले। मध्य मार्ग अष्टांगिक मार्ग, इसी गीत को सुनकर बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाया था। बौद्ध भिक्षु पुरुष तथा भिक्षुनी महिला के रहने के स्थान को विहार कहते हैं। यानी बौद्ध भिक्षु पुरुष तथा भिक्षुनी महिला के रहने के स्थान को विहार कहते हैं। बौद्ध सभाएं। प्रथम बौद्ध सभा जो हुआ था यह राजगिरी में हुआ था और यह 483 ईसा पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में और शासनकाल अजातशत्रु था। प्रथम जो हुआ था बौद्ध सभाएं यह 483 ईसा पूर्व हुआ था। यह राजगिरी में अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल अजातशत्रु था। द्वितीय हुआ था 100 वर्ष बाद हुआ था, यानी 383 ईसा पूर्व में, जो कि वैशाली में हुआ था और सभाकामी की अध्यक्षता में, जिसमें कलाशोक का शासनकाल था। द्वितीय जो बौद्ध सभाएं हुई थी 383 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी, शासनकाल कलाशोक। तृतीय बौद्ध सभाएं हुए थे 250 ईसा पूर्व। तृतीय जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में और यह पाटलिपुत्र में हुआ था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और शासनकाल अशोक का था। पटना में हुआ था तृतीय बौद्ध सभाएं जो 250 ईसा पूर्व हुआ था पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध सभाएं 98 ईसा पूर्व हुआ था, जो कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोषधा और कनिष्क के शासनकाल में, यानी अकाक। ओ से अजातशत्रु, का से कलाशो, ओ से अशोक और को से कनिष्क। गया के पास बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेष पर निर्मित रचना स्तूप बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर गोरखपुर में हुआ था। मगध के राजा बिंबिसार इसके अनुयायी थे। मगध के राजा बिंबिसार जो है इसके अनुयायी थे। जैन धर्म। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है जीतने वाला। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है जीतने वाला। जैन धर्म संस्थापक किसे जाना जाता है? जिसे ऋषभ देव को मानते हैं। और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जिसे काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। यानी 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जो था वह काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थकार। महावीर स्वामी जैन धर्म अंतिम तथा 24वें तीर्थकार थे। मूल नाम इसका वर्धमान महावीर था। जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। यानी इसका जो है जन्म जो हुआ था महावीर का जन्म स्थान यह 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इसका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। महावीर पिता जो था सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला देवी जो लिच्छवी के राजा चटक की बहन थी। वर्धमान महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था। यानी वर्धमान जो है महावीर का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था।
और ज्ञान की प्राप्ति केवल 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी महावीर की। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को मानते थे और जैन धर्म त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। जैन धर्म त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कंत उनके दामाद जमाली थे। और जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर चलते थे ताकि सांस लेने पर किसी कीड़े आदि की हत्या ना हो जाए। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधान बताया। महावीर ने अपने उपदेशों में किसको प्रधान बताया? अपने कर्म को। जैन धर्म का एक ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाता तो जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता था। जैन धर्म का ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाए तो जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर स्वामी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। नचिकेता कहानी कठोपनिषद से ली गई। नचिकेता कहानी कहाँ ली गई? कठोपनिषद से। उपनिषद में विचारों का संकलन होता है। उपनिषद में विचारों का संकलन होता है। अब महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी थी। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी थी। जैन धर्म त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र था। जैन धर्म त्रिरत्न जो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र था। जैन धर्म अनुयायी का मानना है इस मार्ग में चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा सकता है। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि इस मार्ग में चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा सकता है। अध्याय 9 प्रथम साम्राज्य। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। अध्याय 9 प्रथम साम्राज्य। 273 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। मौर्य वंश संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी थे, ये आमत कहलाते थे। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारी थे, ये आमत कहलाते थे। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांवों की देखभाल गांव के मुखिया जिनके ग्रामीण कहा जाता था। उड़ीसा यह कलिंग बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग जो बौद्ध धर्म अपनाया था यह उड़ीसा में है। सुदर्शन झील या गुजरात में का इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील कहाँ? यह गुजरात में, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म धर्म के अनुयायी थे गुरु चाणक्य कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे? चाणक्य कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त कहते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी मेगास्थनीज था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी मेगास्थनीज था। इसने इंडिका पुस्तक लिखी। बाबरू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धर्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। धर्म संस्कृति शब्द का प्राकृतिक रूप है। धर्म जो है संस्कृति शब्द का प्राकृतिक रूप है। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबरी पहाड़ी की तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। वर्तमान में जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी की तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण प्रस्तुत हुआ है। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण प्रस्तुत हुआ है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जो कि अशोक के शिलालेख में लिखा गया था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जो कि अशोक के शिलालेख में लिखा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में एक दल श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचारक अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में एक दल श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे
और 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। सत्यमेव जयते, यह देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जो सत्य की ही विजय होती है। बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है और नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र भी यहीं से मिला है। बिहार के ही चंपारण जिले के रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है, जो नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र भी यहीं से मिला है। बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। शिलालेख में प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि या बाएं से दाएं, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिपि जाती है खरोष्टी लिपि को। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे ज़्यादा लंबा अभिलेख है। अध्याय 10 शहरी एवं ग्रामीण जीवन। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम अधिकारियों एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। सुदर्शन झील का जिक्र रुद्रावन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है और मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य को पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था और रेशम मार्ग भी इसी रास्ते से था। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में पहली बार लाया था। यानी भारत में सोने के सिक्के को पहली बार किसने लाया था? हिंद यूनानी शासक ने। आहत सिक्के यानी चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह के आहत कर बनाए जाने के कारण आहत सिक्का इसे कहा जाता था। कुषाण शासक सिक्कों हमें बौद्ध धर्म के चित्र में मिलते हैं। कुषाण शासक सिक्कों हमें बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। पटना का भिखना पहाड़ी स्तंभ तक किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के स्थान है। गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुखिया होता था जो ग्राम भोजक था। गांव का सबसे प्रभावशाली मुखिया यानी व्यक्ति मुखिया होता था जो ग्राम भोजक था। छोटा स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि रहती थी गृहपति कहलाते थे। और दक्षिण भारत के बड़े किसान को बेल्लाल कहा जाता था और छोटे किसान को उनवार। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को बेल्लाल कहा जाता था और छोटे किसानों को उनवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों का करैसियार और अधिमई कहा जाता था। कसीमर, कोसल, विदर्भ और कलिंग हीरा के लिए प्रसिद्ध था। कसीमर, कोसल, विदर्भ और कलिंग हीरा के लिए प्रसिद्ध था। जातक कथा आम लोगों में प्रचलित था। इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। जातक कथा आम लोगों में प्रचलित था। इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया। कैसे निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। समकालीन भारत के तटीय शहरों त्वंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकमेडु समकालीन व्यापारिक यह नगर था। अध्याय 11 सुदूर प्रदेशों से संपर्क। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। यवन शासकों के पतन के बाद शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुष्पुर पेशावर ले आया था। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष ने अपनी राजधानी पुष्पुर पेशवार ले आया था। रेशम मार्ग जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता है, परंतु इस बात पर कुषाण शासक का नियंत्रण था। रेशम मार्ग जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, परंतु इस बात पर कुषाण शासक का नियंत्रण था। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ था।
पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास करता है। गांधार शैलों की अधिकांश मूर्तियाँ बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गांधार शैलों की अधिकांश मूर्तियाँ बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है। गांधार शैली को इंडो मिरिक शैली कहा जाता था और कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। गांधार शैली को इंडो मिरिक शैली कहा जाता था और कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता है। मथुरा शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती से बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली। आंध्र प्रदेश के अमरावती से बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली। अमरावती शैली कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण मुक्त है। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वायनाड के पहाड़ के काट कर बनाया गया था। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के वायनाड के पहाड़ को काट कर बनाया गया था। अध्याय 12 नए साम्राज्य एवं नए राज्य। अध्याय 12 नए साम्राज्य एवं राज्य। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रभावशाली शासक था। समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रकार के सिक्के आदि से जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। गुप्त वंश की वंशावली। श्रीगुप्त शासनकाल 240 से 280 और घटोत्कच का 280 से 319 ईस्वी और चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से 335 और समुद्रगुप्त का 335 से 375 ईस्वी था। यानी गुप्त वंश की वंशावली श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक रहा और घटोत्कच का 280 से 319 या कहीं 320 दिया रहता है और चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 और समुद्रगुप्त का 335 से 375, जो कि यह SCRT बुक में दिया है। रामगुप्त का था 375 से 415, कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। यानी समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम का जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम का जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्र द्वितीय कहा जाता है। चंद्र द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के बकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्र द्वितीय के समय भारत आया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और हुएनसंग एक चीनी यात्री था। पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। पल्लवों को दरवेश शैली के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कदरा कला से मुक्त किया। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कदरा कला से मुक्त किया। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की गई है और समुद्रगुप्त की पर्यायपस्ती अभिलेख हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त की पर्यायपस्ती अभिलेख को हरिसेन ने लिखा। कामरूप जो यह असम का पुराना नाम है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना जो हुनों को पराजित किया और स्कंद द्वितीय की उपाधि दी, यानी विक्रमादित्य। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना जो हुनों को पराजित किया और द्वितीय की उपाधि धारण की। प्रथम हुन आक्रमणकारी तोरमन, इनका पुत्र मिहिर बौद्ध धर्म के प्रति घृणा करता था। इससे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और बौद्ध विहार को नष्ट किया था। प्रथम हुन आक्रमणकारी तोरमन, इनका पुत्र मिहिर बौद्ध धर्म के प्रति घृणा करता था। इसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और बौद्ध विहार को नष्ट भी किया। अध्याय 13 संस्कृति और विज्ञान। भारत के इतिहास में 4वीं एवं 7वीं सदी के बीच का समय सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुमार संभव में कालिदास शिव पार्वती के प्रेम व्यर्थों का वर्णन मिलता है। कुमार संभव में कालिदास शिव पार्वती के प्रेम व्यर्थों का वर्णन किया है। कालिदास की रचना ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव
और रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम है। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम ने किया था। शूद्रक की रचना किसने किया था? मृच्छकटिकम ने किया था। मुदा राक्षस लेखक कौन था? विशाखदत्त। मुदा राक्षस में चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। कामसूत्र के लेखक कौन था? बतासायन। कामसूत्र के लेखक बतासायन थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। और गर्भगृह मंदिर के अंदर का भाग जहाँ मूर्तियाँ रहते हैं, यानी मंदिर के अंदर का भाग जहाँ मूर्तियाँ रहती है उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। मूर्तिकला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। मूर्तिकला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ यूपी के दशावतार मंदिर में है। विष्णु के प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ यूपी के दशावतार मंदिर में है। चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफा महाराष्ट्र से मिला है। एलोरा गुफा का निर्माण राजपूत ने करवाया था। एलोरा की गुफा का निर्माण राजपूत ने करवाया। और सबसे पहले ऋग्वेद पुस्तक की रचना हुई। सबसे पहले ऋग्वेद पुस्तक की रचना हुई। आयुर्वेद के विद्वान और महान चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त के दरबार में थे। आयुर्वेद के विद्वान और महान चिकित्सक धनवंतरी चंद्रगुप्त के दरबार में थे। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। और यह अपनी ध्रुव पर घूमती है, अपनी ध्रुव पर घूमती है। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य। शिल्पाधिकारम क्या है? यह तमिल साहित्य है। अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या एक नाटक? ये सब भिवियाय प्रश्न है। और हर्षवर्धन की रचना नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। प्रियदर्शिका, नागनंद और रत्नावली के रचना हर्षवर्धन ने की थी। इलंगो ने शिल्पाधिक्रम की रचना की थी। शिल्पाधिक्रम की रचना किसने की थी? इलंगो ने। अध्याय 14। डॉक्टर सदाशिव अल्तेकर महान पुरातत्वविद एवं इतिहासकार थे। काशी प्रसाद जायसवाल यह मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। काशी प्रसाद जायसवाल यह मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी पुस्तकों ने इतिहास लेखन में क्रांति ला दी थी। पटना संग्रहालय की स्थापना के.पी. जायसवाल के प्रयास से हुआ था। पटना जायसवाल की स्थापना के.पी. जायसवाल के प्रयास से हुआ। के.पी. जायसवाल को लंदन में श्यामजी कृष्ण, बर्नलाल हरदयाल, ए बी डी सावरकर से संपर्क हुआ था। के.पी. जायसवाल को लंदन में श्यामजी कृष्ण, बर्नलाल लाला हरदयाल एवं बी.डी. सावरकर से संपर्क हुआ था। बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य के.पी. जायसवाल थे। बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य के.पी. जायसवाल और के.पी. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की स्थापना की थी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के.पी. जायसवाल ने 1930 ईस्वी में किया था। बिहार यू द एजेज के संपादक आर दिवाकर थे। बिहार यू द एजेज के संपादक आर दिवाकर थे। अब दोस्तों जो एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी एनसीईआरटी में दिया गया था उसे भी देखेंगे। अब चलिए क्या, कब, कहाँ और कैसे। प्राचीन काल में लोग संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते। यह कक्षा 6 का है। प्राचीन काल में लोग संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। ये सब होलनालन टाइप का रहेगा। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। सिंधु नदी के सहायक नदी ब्यास, सतलज थी। सिंधु नदी की सहायक नदी ब्यास, सतलज और रावी थी। और कृषि का प्रारंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। कृषि प्रारंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। जो नदियाँ बड़ी नदियों में आकर मिलती है वह सहायक नदियाँ कहलाती है। अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए थे। सबसे ज़्यादा अभिलेख किसी शासनकाल में लिखे गए थे? अशोक के शासनकाल में। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकार। पांडुलिपियाँ किसी पेड़ के छाल से बनाई जाती है। पांडुलिपियाँ किसी पेड़ के छाल से बनाई जाती है। चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन। इसके सारे प्रश्न एनसीईआरटी में देखे थे जो भी। चैप्टर 3 खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। कोल्डेवा या उत्तर प्रदेश में भी देखबे किए थे। जम्मू कश्मीर बुरजहेम, बिहार चिरांद और वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष मेहरगढ़ में मिले हैं।
वर्गाकार या आयताकार मकानों का अवशेष मेहरगढ़ मिले हैं। नवपाषाण स्थल असम में दार्जिलिंग हैंडिंग अवस्थित है। हैंडिंग आरंभिक मानव अपना भोजन का इंतजाम निम्न रूप से करते हैं। जंगली जानवर का शिकार, मछली और चिचिरा पकड़ते थे। पौधे, पत्तियां, फल फूल इकट्ठा करते थे और गेंडे के नीचे घर बनाकर रहने वाले को गर्ताबस कहा जाता था। बुझहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। शैलचित्र मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश का गुफाओं से। आरंभिक मानव का औजार लकड़ी, पत्थर, हड्डियों आदि के बने थे। आरंभिक मानव के औजार लकड़ी, पत्थर, हड्डियों आदि के बने थे। शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके बनते शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके बनते थे। कुरनूल की गुफाओं से राख के प्रमाण मिलते हैं। कुरनूल गुफाओं से राख प्रमाण मिलते हैं। चैप्टर 4 आरंभिक नगर। बुझहोम कश्मीर में जमीन के नीचे निवास स्थान मिले हैं। बुझहोम कश्मीर में जमीन के नीचे निवास स्थान मिले हैं। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता, भेड़ और बकरी था। सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता, भेड़, बकरी। मेहरगढ़ के प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। मेहरगढ़ के प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे। अग्निकूट कालीबंगा लोथल में मिले। अग्निकूट कहाँ मिले? कालीबंगा लोथल में। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। लोथल महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। लोथल बंदरगाह यह स्थित है गुजरात में। लोथल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। चैप्टर 5 क्या बताती है हमें किताब? वेदों की संख्या 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है और वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करता था। वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? पुरोहित करता था। वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ऋग्वैदिक काल में घोड़े लड़ाई के रथ खींचने के लिए प्रयोग किए जाते थे। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं थी। ऋग्वेद में ऋषि मातंग सतलज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप है। चरक ने चरक संहिता लिखी थी और ऋग्वेद में पुरोहित और राजा समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के जन विष का प्रयोग होता था। वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए जन विष का प्रयोग होता था। चरक एक प्रसिद्ध वैद्य था। चरक ने चरक संहिता लिखा था। चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों का वर्णन किया है। चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों का वर्णन किया है। ऋग्वैदिक पुरोहित का काम या यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। ऋग्वैदिक पुरोहित का काम था यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। ऋग्वैदिक में वर्णित देवता कौन थे? इंद्र थे। इससे भी दोस्तों अगर अधिक क्वेश्चन अगर बन रहा होगा, कुछ छूट गया होगा, उसे आप कमेंट में बताइएगा। चैप्टर 7 नए प्रश्न और विचार। बौद्ध धर्म संस्थापक कौन था? सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध का जन्म शाक कुल में हुआ था और महावीर की शिक्षा थी जियो और जीने दो। जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थकार भगवान महावीर थे और बुद्ध शाक्य गण के संबंधी थे। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उपनिषद का अर्थ है पास आना और बैठना और फिर सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध के मार्ग मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग था और महावीर लिच्छवी के प्रमुख थे। अविवाहित होने का अवस्था ब्रह्मचर्य कहलाई। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ा। जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव थे और नन और भिक्षु गुफाओं में रहते थे। दोस्तों आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का अगर अगला वीडियो पाना चाहते हैं तो आप अपने DK क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और दोस्तों इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो 221 पेज का PDF है जो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक का टोटल SCRT और NCERT का फैक्ट सभी डाला गया है। और जिसका व्हाट्सअप जो है DK क्लासेस यूट्यूब चैनल के लोगों में नंबर दिया हुआ है, उस पर सिर्फ आप मैसेज कर बहुत कम शुल्क में आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।